हबीब तू तबीब तू दर्द जी दवा जानिम मुझे जी में आज़ार जानवा साहिब दे शिफ़ा मियाँ मरीज़न के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊँ जी मेज़बान प्रहर सैयद। उम्मीद कयां थी अवां सब ठीक हूंदा, मज़े में हूंदा ऐं जेकॾहिं ठीक ना आहियो त असांजी दुआऊं अवां सां गॾु आहिनि। अवां बि असांखे पंहिंजी दुआउनि में यादि रखो। नाज़रीन, अॼु असां हिकिड़ी पंहिंजे हिसाब सां यूनिक हॉस्पिटल में मौजूदु आहियूं। अॼु असां जेको आहे उहो सोहेल ट्रस्ट कोरंगी जी हॉस्पिटल में मौजूदु आहियूं, जंहिंजे बारे में अवांखे ॿुधाईंदी हलां त उहा हॉस्पिटल जेकॾहिं असां ॻाल्हि करियूं त गवर्नमेंट जी हॉस्पिटल न आहे, पर उहा हिकिड़े डोनेशन जी या ट्रस्ट ऐं जेकॾहिं ॻाल्हि करियां त उन हवाले सां हली रही आहे। उनमें मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा पेशेंट्स अचनि था, प्रिविलेज पेशेंट अचनि था, अनप्रिविलेज पेशेंट अचनि था। जीअं असां हींअर कोरंगी जे एरिया में मौजूदु आहियूं त हिते घणा माण्हू जेके आहिनि उहे अनप्रिविलेज आहिनि ऐं कोरंगी में जेके आहिनि उहे हिते इंडस्ट्रीज़ घणियूं आहिनि, इंडस्ट्रीज़ में माण्हू कमु कनि था घणे खां घणा, त उहे अनप्रिविलेज आहिनि, त उहे बि अची करे पंहिंजो ट्रीटमेंट हितां कराइनि था। ऐं अव्हांखे इहो ॿुधायूं त न सिर्फ़ु ट्रीटमेंट ऐं हिते केयर बि मिले थी। मुख़्तलिफ़ जेके टेस्ट आहिनि, जेके असां मुख़्तलिफ़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वञूं था उते महांगियूं थियनि थियूं, हिते उहे ई टेस्ट जेके आहिनि उहे कुझु ई घटि पैसनि में उहे टेस्ट थी वञनि थियूं ऐं हिते ट्रीटमेंट बि ॾाढो सुठे तरीक़े सां बहितरीनु तरीक़े सां मिले थो। वधीक असां जेके हिते जी जेके आहिनि उहे मेडिकल डायरेक्टर साहिबा आहिनि, उन्हनि सां असां गुफ़्तगू कंदासीं, उन्हनि सां कचहरी कंदासीं, उन्हनि सां ॿुधंदासीं त उहे छा थियूं ॿुधाइनि। उन खां अलावा असां पूरी हॉस्पिटल जी विज़िट बि कंदासीं, अव्हांखे ॾेखारींदासीं त उहा हॉस्पिटल कहिड़े तरीक़े जी आहे, कहिड़े तरीक़े सां कमु करे रही आहे। असांजे हिन प्रोग्राम करण जो मेन मक़सदु इहो ई आहे त जेके बि माण्हू असांखे ॾिसी रहिया आहिनि उन्हनि सभिनी खे इन शइ जे बारे में नॉलेज हुजणु खपे। असां वटि स्पेशली कराची जी ॻाल्हि करियां त असां वटि हिते आसपास जे एरिया या आसपास जे माण्हुनि जे बारे में ई ख़बर नाहे हूंदी, त इहे जेके हॉस्पिटल्स आहिनि उहे लाइक असां लाइ हिडन हूंदियूं आहिनि, हिडन कैसल वांगुरु हूंदियूं आहिनि। त असांखे हर एरिया जी हॉस्पिटल ऐं हर जॻह जी सहूलियतुनि जे बारे में ज़रूरु ख़बर हुजणु लाज़मी हूंदो आहे। त असांजो हिन प्रोग्राम जो मेन मक़सदु इहो ई आहे त हीअ जेको पाकिस्तान या सिंध आहे उहा ठीकु ठाक हुजे, मज़े में हुजे। छो जो जेकॾहिं असां ख़ुशि आहियूं, ठीकु आहियूं, चवंदा आहिनि जी आहे त जहान आहे ऐं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे। जेकॾहिं असां ठीकु आहियूं त असांजे लाइ हर हिकु शइ ॾाढी सुठी ऐं ख़ूबसूरत तरीक़े सां हले थी। नाज़रीन, असां हॉस्पिटल में विज़िट त कंदासीं, पर पाण खे ठीकु रखण लाइ कुझु शर्तूं हूंदियूं आहिनि। उन्हनि मां हिकु शर्त सां जेको आहे उहो ज़िक्र अव्हांजे आॾो कंदसि। उन मां हिकिड़ी शर्त आहे एक्सेप्ट करणु। असांजे आस पास में असांजे एनवायरमेंट में जेके बि शयूं थियनि पियूं उन्हनि खे एक्सेप्ट करणु ऐं उन खां पोइ उन्हनि सभिनी शयुनि खे एडॉप्ट बि करणु। सिर्फ़ु एक्सेप्ट करणु नाहे हूंदो, उन्हनि शयुनि खे एडॉप्ट करणु बि हूंदो आहे। ज़िंदगी खे जेतिरो थी सघे ओतिरो जेको आहे उहो आसान ठाहियो वञे त वधीक बहितरु हूंदो आहे। आसान कंहिं तरीक़े सां ठाहियो वञे त उहो सिर्फ़ु हिकिड़ो तरीक़ो आहे एक्सेप्ट करणु शयुनि खे। नाज़रीन, असां हलूं था हॉस्पिटल जी तरफ़। जी नाज़रीन, अव्हांखे जी ख़बर आहे त असां जो जेको प्रोग्राम जो पैट्रन आहे ऐं नालो आहे, अव्हांखे सभु ख़बर आहे। हेल्थ इशूज़ तव्हां ॾिसंदा आहियो शौक़ सां ऐं कमेंट्स बि ॾींदा आहियो, ॿुधाईंदा आहियो त किथे का ॻाल्हि इंफॉर्मेटिव थी आहे ऐं किथे तव्हांजा सवाल रहिजी विया आहिनि। त जेके सवाल रहिजी वेंदा आहिनि उन्हनि सवालनि जा जवाब वठण लाइ असां मुख़्तलिफ़ हॉस्पिटल्स वेंदा आहियूं। असांखे बि नॉलेज मिलंदी आहे, अव्हांखे बि उन्हनि सां गॾोगॾु नॉलेज मिलंदी आहे। अॼु जा असां जंहिं हॉस्पिटल में मौजूदु आहियूं उहा हॉस्पिटल का गवर्नमेंट हॉस्पिटल न आहे। जीअं असां जेके बि हॉस्पिटल्स हलिया आहियूं उहे गवर्नमेंट जूं हॉस्पिटल्स आहिनि। हीअ गवर्नमेंट हॉस्पिटल न आहे। हिन जी जेका ख़ुशूसियत आहे ऐं असांखे जेका अट्रैक्शन हिन हॉस्पिटल लाइ वठी आई उहा इहा आहे त हीअ जेका हॉस्पिटल आहे ट्रस्ट हॉस्पिटल आहे। मतिलबु मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी डोनेशन्स हिन हॉस्पिटल खे मिलनि थियूं ऐं उन खां पोइ फ्री ऑफ कॉस्ट ऐं स्पेशली कोरंगी जा जेके अनप्रिविलेज माना हिकिड़ो एरिया आहे, अनप्रिविलेज जेके आहिनि माण्हू आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ी सहूलियत मुहैया कई वञे थी। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां हॉस्पिटल जो नालो सोहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल कोरंगी में असां मौजूदु आहियूं ऐं उन्हनि जी तमामु ख़ूबसूरत ऐं प्यारी मेडिकल डायरेक्टर बि असां वटि मौजूदु आहिनि। उन्हनि जी तरफ़ बि हलूं था ऐं उन्हनि खां बि पुछूं था त हीअ जेका हॉस्पिटल आहे उहो कहिड़े तरीक़े सां रन करे रही आहे, हिते कहिड़े क़िस्म जा पेशेंट्स अचनि था, छा प्राइवेटली पेशेंट्स बि अचनि था या सिर्फ़ु सरकारी पेशेंट, जी सरकारी सां मुराद फ्री ऑफ कॉस्ट। त छो जो सरकारी आहे जेका फ्री ऑफ कॉस्ट असांखे सभु शयूं ॾिए थी, बाक़ी प्राइवेट में असांखे न आहे हूंदो, तॾहिं मूं सरकारी चया। सो बहरहाल जेके बि पेशेंट्स अचनि था उन्हनि जी केतिरी फ़ीस आहे ऐं जेके अनप्रिविलेज जेके आहिनि पेशेंट्स उन्हनि जी केतिरी फ़ीस आहे या फ्री ऑफ कॉस्ट आहे। त मैडम असां वटि मौजूदु आहिनि। पहिरियां त उन्हनि जो इंट्रोडक्शन कराईंदी हलां। डॉक्टर साइमा अख्तर साहिबा मौजूदु आहिनि प्रोग्राम में। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, तव्हांखे भली कार चऊं था प्रोग्राम में।
हिकिड़ो त चवंदा आहिनि त कुझु माण्हू जेके हूंदा आहिनि जंहिंखे ॾिसण सां ई माण्हू फ्रेश थी वेंदो आहे ऐं जंहिंजे ॻाल्हाइण सां असांखे सुठो लॻंदो आहे। छो जो जेकर ॻाल्हि करियां मुंहिंजे प्रोफेशन जे हिसाब सां त काफ़ी अहिड़ा माण्हू मिलंदा आहिनि नाज़रीन जंहिंसां असांखे ॻाल्हाईंदे दिलि चवंदी आहे यार बसि प्रोग्राम ख़तमु थिए ऐं या दिलि न आहे चवंदी उन्हनि सां ॻाल्हाइण ते। पर मैडम जीअं असां आयासीं हिते हॉस्पिटल में तमामु वार्म वेलकम ॾिनो ऐं तमामु सुठियूं ॻाल्हाइण जूं ऐं जेके चवजनि न त माना शौक़ु रखनि कम सां शौक़ु रखंदड़ आहिनि ऐं पाण मुख़्तलिफ़ जेके बि वॾियूं हॉस्पिटल्स आहिनि मुख़्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन्स आहिनि उन्हनि मां ट्रेंड आहिनि ऐं उन्हनि सां जेकॾहिं ॻाल्हि करियां त आगा ख़ान जो मेन नालो वठां त उन्हनि मां जेके आहिनि उहे पाण ट्रेंड आहिनि। ॿियूं बि मुख़्तलिफ़ इंस्टीट्यूशन्स आहिनि उहो असां मैडम खां ई पुछंदासीं त कहिड़ा कहिड़ा इंस्टीट्यूशन्स आहिनि जंहिंमें मैडम पाण ट्रेंड थियूं आहिनि ऐं पाण हिते जेके आहिनि उहे मेडिकल डायरेक्टर आहिनि। त मैडम साइमा जी तरफ़ वञूं था। जी मैडम कैसी हैं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। असल में बात ये होती है मैडम हमें अंदाज़ा है कि आपके इवन अभी भी मैं बताऊं तो आपकी एक मीटिंग थी, एक विजिट था, आपने उसको जो है वो थोड़ा सा डिले किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये भी एक आपका कंट्रीब्यूशन ही है कि आप ये चाह रही हैं कि सारा जो है वो जो लोग नहीं देखते या जो लोग नहीं जानते जिनको नहीं पता है हॉस्पिटल्स का, क्योंकि हम कराची में रह रहे हैं हमें ये तक नहीं पता बराबर में किसका घर है। तो ये चीज़ होती है कि बंदा सारी चीज़ें जो टीवी पे आ रही हैं या सोशल मीडिया पे आ रही हैं उससे बंदे को नॉलेज मिलती है। और ये तो मेरे लिए एक मैं कहूँ कि स्पेशल टास्क था स्पेशली यहाँ पे आना, क्योंकि सोहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल कोरंगी की बात करूँ तो ये ट्रस्ट है। पहले तो हमें ये बताएं क्या है ये चीज़ मुझे थोड़ा सा। बेसिकली सोहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल जो कोरंगी कैंपस है एक ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल है। हमारा जो अवलीन मकसद है वो ये है कि क्वालिटी केयर अपने मरीज़ों को हम दे सकें, जो भी हमारे पास यहाँ पे आए रिगार्डलेस कि वो किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सबको जितनी मयारी सहूलियात फराहम कर सकते हैं वो करें। ट्रस्ट हॉस्पिटल से मुराद हमारी है कि हमारी कोशिश ये होती है कि अच्छी सेहत की क्वालिटीज़ जो हैं वो हम मिनिमम प्राइस में दे सकें। मिनिमम प्राइस में देखिए, जैसे आपने ओपीडी की बात की तो हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि ओपीडी की जो हमारे चार्जेस है वो सिर्फ 250 रुपये हैं। और ये 250 किसी फैमिली फिजिशियन या जनरल फिजिशियन के नहीं हैं, स्पेशलिस्ट बहुत बड़े बड़े नाम हमारे पास मौजूद हैं जो यहाँ पे अपनी अपनी फील्ड में रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत ज़्यादा मोतबर हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी प्राइवेट क्लिनिक्स भी बाहर हैं, लेकिन वो सिर्फ 250 रुपये में यहाँ पे अपने मरीज़ों को देखते हैं और उसी तवज्जो और मोहब्बत से देखते हैं जैसे कहीं भी किसी प्राइवेट इदारे में देखा जा सकता है। हर तरह की फैसिलिटी हमारे पास तकरीबन यहाँ मौजूद है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी मरीज़ हमारे पास यहाँ पे आएँ उनको हम बेहतरीन सहूलियात दे सकें। जैसे आपने बात की कि हमारा ट्रस्ट हॉस्पिटल है, तो एक हमारा जो बड़ा एक मरीज़ों का हमारी तादाद है वो लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज इलाकों से हमारे पास आते हैं। हमारी कोशिश वही होती है कि हम मिनिमम अमाउंट में जितना पॉसिबल है हम उनकी मदद कर सकें। लेकिन हमारे पास एक प्राइवेट पेशेंट्स का भी एक बड़ा एक नंबर है जो हमारे पास आता है, तो हम बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि ये प्राइवेट पेशेंट है या किसी भी तरह डोनेशन या किसी और पे है, और कोशिश हमारी होती है कि इक्वली सबको हम यहाँ पे ट्रीट कर सकें। ओके, अच्छा, प्राइवेट की फ़ीस क्या होती है? सिमिलरली प्राइवेट की भी बहुत इकोनॉमिकल फ़ीस है और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर शहर में यहाँ देखें तो कहीं भी आपको इस तरह के रेट्स नहीं अवेलेबल होंगे। बेड चार्जेस हैं, आईसीयू चार्जेस हैं। हमारा जो आईसीयू है वो फुली इक्विप्ड है। इसका मतलब है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट आईसीयू के डॉक्टर्स मौजूद हैं जो यहाँ पे आईसीयू की टेक केयर करते हैं। वेंटिलेशन जो सांस की मशीन होती है तो वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास डायलिसिस की फैसिलिटी अवेलेबल है। हर फैसिलिटी जो बड़ी फैसिलिटी है जो किसी भी इदारे में हो सकते हैं हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि हम सिर्फ प्राइवेट पेशेंट्स को भी जो उनके चार्जेस हैं वो मिनिमम पॉसिबल वो देखें, क्योंकि हमारा नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मकसद बिल्कुल भी यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉफिट लेना नहीं है, लेकिन यहाँ पे मरीज़ों की मदद करना है और मरीज़ों को सहूलियात को फराहम कराना है। अच्छा, अगर ये हम बात करें कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि अगर प्राइवेट कोई बंदा आए या जैसे आप कह रही हैं कि अनप्रिविलेज बंदा आए तो कोई चीज़ दिखानी पड़ती है, कोई चीज़ बतानी पड़ती है? देखिए, एक तो वैसे ही जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और अगर उन्हें किसी भी तरह की हमसे मदद की तवक्का होती है या वो समझते हैं कि ये भी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते जो चार्जेस हैं हॉस्पिटल के, तो हमारे पास एक अलग इरादा है जो वेलफेयर हमारे पास डेस्क है जो अवेलेबल है। तो वहाँ पे मरीज़ अगर वहाँ पे जाए और वो बताए कि ये हमारी कम्युनिकेशन, ये सारी हमारी सूरत हाल है, तो उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ ये एसेस करने के लिए कि क्या वाकई फाइनेंशियली उससे हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं। और अगर ऐसा महसूस होता है इदारे को कि ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो फिर उस मुताबिक इदारा उनकी मदद करता है। जिस तरह हम जो डिस्काउंट्स हैं हम उस हिसाब से उनको बता देते हैं कि दिस इज़ मैक्सिमम वी कैन डू फॉर यू।
ओके अच्छा, यहाँ पे डोनेशंस आती हैं ज़्यादातर? जी बिल्कुल, हमारे पास डोनेशंस भी एक अच्छी तादाद में आती हैं. डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, डिफरेंट इदारे हैं जो हमें डोनेट करते हैं और पेशेंट्स के लिए हमें मदद करते हैं. तो यही पेशेंट जो हमारे पास आते हैं हमें बताते हैं कि फाइनेंशियली दे कैन नॉट अफोर्ड सर्टन फैसिलिटीज़, तो हम काइंड ऑफ एक तरह से कम्युनिकेट करते हैं उन फैमिली से, उन डोनर से जो कि उन पेशेंट्स की हेल्प करते हैं और डोनेशंस की या फिर ज़कात की मद में उनकी मदद की जाती है. ओके अच्छा, मुझे ये बताएं कि मतलब डोनर्स का नाम आप मेंशन कर सकती हैं? डोनर्स मोस्टली देखिए जो हमारे पास होते हैं वो क्योंकि नेकी के गर्ज से कर रहे होते हैं तो वो नहीं चाहते एग्जैक्टली कि वो नहीं चाहते कि उनका नाम ज़्यादा उस पर आए. लेकिन ये है कि एक हमारे पास लिस्ट मौजूद है लोगों की जो कि हेल्प करते हैं ऐसे लोगों की जो अंडर प्रिविलेज है. तो हमारा इदारा इस मामले में बहुत यूनिक है कि हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारे अंदर हमारे हस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा है हम उसको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करें. डिस्पाइट कि अगर उसके पास इवन अफोर्ड करने की अगर हिम्मत नहीं है तो भी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम उनको भी हम फैसिलिटेट करें. इंडीड इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक इंस्टीट्यूशन मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रिविलेज लोग भी आते हैं, अनप्रिविलेज लोग भी आते हैं और सेम ट्रीटमेंट दोनों को मिलती है. ज़्यादा हम विजिट भी करेंगे आप ही के साथ तो हम ज़्यादा देख लेंगे कि किस तरीके से होती है. अच्छा मुझे बताएं कि स्टार्टिंग से जब हम बात करें तो ये स्टार्ट कब से हुआ और इसको मिनी जिना भी कहते हैं, क्यों? बेसिकली हम टीचिंग हॉस्पिटल है JMDC जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का. ठीक है. तो क्योंकि उनका हमारे कॉलेज का नाम जिना था तो जब ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ तो अर्ली 2000 में ये डेवलप हुआ. तो उस वक्त जिना मेडिकल एंड डेंटल हॉस्पिटल नाम था तो इसलिए कोरंगी के इलाके में ये मिनी जिना के नाम से मशहूर है. तो लेकिन जिससे लोगों को ये थोड़ा सा तासुर होता था कि शायद ये गवर्नमेंट इदारा है या फिर बड़े जिना से किसी तरह पे लिंक है. सही. तो हमने इसका जो नाम है सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल, अब हम इसी से इसे पुकारते हैं और ज़्यादातर अब लोग अब इससे जानते हैं. लेकिन जो मिनी जिना की कन्फ्यूजन है वो इससे है कि हमारा जो एफिलिएटेड कॉलेज है वो JMDC है, तो जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के नाम से ये पहचाना जाता है. ओके अच्छा, मुझे कॉलेज के बारे में कुछ बताएं. कॉलेज क्या MBBS भी है या सिर्फ? अच्छा बताएं उसके बारे में. नहीं माशाल्लाह, ये कॉलेज इज लाइक वन ऑफ द टॉप कराची कॉलेजेस. JMDC कॉलेज का नाम क्या है? JMDC जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज. ठीक है. सो मेरिट लिस्ट पे एंड प्रेफरेंस लिस्ट पे स्टूडेंट्स की वी आर वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन कराची. और ये MBBS कॉलेज भी है लेकिन हमारे साथ यहाँ पे डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज है और हमारे पास नर्सिंग कॉलेज भी है. ओके. प्राइवेट है वो भी? जी वो प्राइवेट हैं, वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और माशाल्लाह से बहुत ही मेरिट वाइज बहुत रिकग्नाइजेबल हैं शहर में, पहचाने जाते हैं स्पेशली JMDC के. लोकेशन क्या है उसकी? बिल्कुल साथ है हमारे. ओके यहीं पे बराबर में? बिल्कुल. ओके ज़बरदस्त. अच्छा वहाँ पे जैसे आपने बताया कि एफिलिएशन किसके साथ है उसकी? सिंध यूनिवर्सिटी JSMU जो जिना सिंध यूनिवर्सिटी है, हमारी एफिलिएशन उससे क्योंकि यूनिवर्सिटी वहाँ से, डिग्री वहाँ से है. जी ठीक है, डिग्री वहाँ से मिलेगी और यहाँ पे एजुकेशन है. ज़बरदस्त. अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है वो क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं आपके पास? यहाँ पे तकरीबन हर तरह ही की सहूलतें मौजूद हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि ICU मौजूद है हमारे पास. ठीक है. ना सिर्फ एडल्ट ICU, बच्चों का ICU और न्यूनेट्स जो बिल्कुल पैदा हुए बच्चे होते हैं उनका ICU मौजूद है. हर तरह की फैसिलिटीज़ हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ प्रोवाइड करने की. डायलिसिस की फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं. तो जो गुर्दे के जो पेशेंट हैं और आप जानती हैं कि अब विद टाइम डायबिटिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इज़ रीनल फेलियर, किडनी का जो फेलियर होता है. और फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं. और देखिए डायलिसिस की SIUT एक बहुत अच्छा काम कर रहा है गवर्नमेंट इदारे के तौर पे, लेकिन जो रेगुलर डायलिसिस के पेशेंट हैं दे अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली बर्डन हो जाते हैं वो लोग डायलिसिस हर हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा करवाना. तो हमने कोशिश की है यहाँ पे कि मिनिमल रेट्स के ऊपर हम उनको डायलिसिस प्रोवाइड कर सकें. इसके अलावा हर तरह का तकरीबन ऑपरेशन यहाँ पर होता है. गायनोकोलॉजी सर्विसेज हमारी बहुत अच्छी हैं. जच्चा और बच्चा जो हैं, अभी हम एक और प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं हेल्दी मदर्स का. तो हम ये चाह रहे हैं कि हम कम्युनिटी में ये अवेयरनेस दे सकें कि देखिए ये बहुत ज़रूरी है हम इसे अंडरस्टैंड करें कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुश्किलात का सामना करती हैं. exactly. तो इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. तो हमारा अस्पताल कोशिश कर रहा है कि कम्युनिटी में अवेयरनेस भी पैदा करे कि हेल्दी मदर हेल्दी किड का क्या कॉन्सेप्ट है. मतलब वालदा की किस तरह ज़रूरत है उनकी
सेहत अच्छी होगी तो ही वो एक फैमिली को रन कर सकती है और जन्म भी हेल्दी बच्चे को देगी। अक्सर ये होता है कि मैंने देखा है कि जो वालदा डिप्रेशन में होती है या कोई भी उसे तकलीफ होती है वो डायरेक्टली बच्चे पे इफेक्ट होता है और बच्चा या तो एबनॉर्मल होता है या तो कुछ ना कुछ चीजें उसमें होती हैं। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, डिप्रेशन, यहाँ पे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। एग्जैक्टली हमारी कम्युनिटी, हमारे यहाँ ये पागल हो क्या, पागल खाने में दाखिल कर दो, मतलब डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ को बिल्कुल देखा ही नहीं जाता। इवन अगर मैं बात करूं मैडम के साइंटिफिकली तो आप ज़्यादा बता सकती हैं, मैं वैसे ही बताऊं आपको कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे हमारी दोनों आंखें। मतलब अगर फिजिकली हम अनफिट हैं तो मेंटली ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, मेंटली है तो हम फिजिकली हो जाते हैं। उसकी सबसे ज़्यादा जो बड़ी मिसाल ये है कि डिप्रेशन के बाद हमें डायबिटीज़ हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें डिप्रेशन हो जाती है। तो मतलब ये देखें दोनों चीज़ें आपस में कितनी इंटरलिंक्ड हैं। और आपके प्रोग्राम के जरिए बहुत अच्छी बात है कि कम्युनिटी तक आप पहुंचा रहे हैं कि डिप्रेशन के साथ लगे हुए टैबूज को हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग हेल्प सीख कर सकें, मदद के लिए जा सकें, क्योंकि अब तक हमारी कम्युनिटी में साइकेट्रिस्ट के पास जाना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ऐब समझा जाता है, बहुत ज़्यादा ऐब समझा जाता है, और स्पेशली फीमेल पॉपुलेशन में किसी भी उम्र में ये बहुत बुरा समझा जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं लोगों में कि एक टैबू नहीं है, इस पर मदद मिल सकती है। और देखें इलाज अवेलेबल है, एक मदद अवेलेबल है, तो ज़रूर लेना चाहिए। तो कम्युनिटी की जो एजुकेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव कि इस पे ज़रूर सबको मिलकर काम करना चाहिए और अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, जो आप नया यूनिट कर रही हैं उसमें ट्रेनिंग्स होंगी, क्या होगा? बिल्कुल, हमारा इरादा अभी क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला है, हमारा इरादा ये है कि हम कुछ अपने लेडी हेल्थ वर्कर्स को कुछ गवर्नमेंट इदारों की मदद से PWE की मदद से हमको ट्रेन करेंगे और उनको हम हर तरह की ट्रेनिंग देंगे, काउंसलिंग की ट्रेनिंग। उसमें वो एड्रेस कर सकेगी जिस तरह अभी तक वैक्सीनेशन पूरी नहीं हो पा रही है बच्चों की, तो पैदाइश के बाद वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है वो मदर्स को काउंसिल करेंगी। फिर कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर या किसी भी और तरह की मदद की ज़रूरत है वालिदैन को, तो वो उनको प्रोवाइड करेंगे। फिर जनरल हेल्थ, जैसे अगर C सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसके बाद किस तरह की सफाई या किस तरह की और चीज़ों की ज़रूरत है वो मदर्स को ट्रेन करेंगी। तो हम यहाँ पे अपने पास जितने भी पेशेंट हमारे पास आएंगे, हमारे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स उनको एजुकेट करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हमारा इरादा है कि हम फिर कम्युनिटी में बाहर जाकर ये देखें, क्योंकि देखें हम तक तो कुछ लोग पहुँच पा रहे हैं ना, हम फिर लोगों तक पहुँचें और हम कम्युनिटी की हेल्प से करें। अब हम डिफरेंट NGOs के साथ भी एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं ताकि जो लोग बैठे हुए हैं कम्युनिटीज़ के अंदर, तो हम उनकी एजुकेशन में बात करें। तो इस तरह के एजुकेशनल हेल्थ प्रोग्राम हमारा इरादा है कि अगले कुछ अरसे में और स्ट्रेंथ करने, जिससे मैंने आपको बताया हेल्दी मदर हेल्दी बेबी का हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हेपेटाइटिस की अवेयरनेस पे हम चाह रहे हैं कि हम इस पे हम चाह रहे हैं कि इस पे डीपली बात करें आपसे, लेकिन अभी टाइम जो है वो शॉर्ट ब्रेक का हो गया है। सो नाज़रीन के नाम न वंजो ॾिसंदा रहिजो, ही प्रोग्राम में तमामु इंफॉर्मेटिव ॻाल्हियूं हलनि पियूं, त मिस न कजो। वेलकम बैक नाज़रीन, नवां के भलीकार चऊं था प्रोग्राम में तमामु बहितरीन गुफ्तगू हली रही है। जिथां असां ॻाल्हि खे छॾियो हो उन्हीं ॻाल्हि के असां कंटिन्यू कंदासीं। जी मैडम, जहाँ से हमने बात को छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप बता रही थी। देखिए, इसके अलावा हमारे अस्पताल में इमरजेंसी की सर्विस जो है 24 घंटे मौजूद है। अच्छा, हेपेटाइटिस पे पहले बात कर लेते हैं। हाँ, वो वाली हेपेटाइटिस का बेसिकली हमारा ये एक मकसद है कि ना सिर्फ हम वो लोग जो हमारे पास आ रहे हैं एज अ पेशेंट हम उनको इलाज करें, लेकिन मेरा मानना है कि अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है कम्युनिटीज़ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर। जैसे हमारे यहाँ जो डेंटल प्रोसीजर्स रेगुलरली होते हैं बाहर, वो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पहले हो रही थी या नीडल्स इस्तेमाल हो रही हैं इंजेक्शन की सूरत में, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हमारी आबादी है जो हेपेटाइटिस का शिकार हो चुकी है और मल्टीपल टाइम हम ये बात कर चुके हैं। और मुख्तलिफ बीमारियां जो है ना इसी चीज़ों से हो जाती हैं, जैसे HIV है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इसके साथ साथ जो इलाज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अवेयरनेस और एजुकेशन भी कम्युनिटी को दें। जैसे हमने हेल्दी मदर हेल्दी बेबी की बात की, इसी तरह हेपेटाइटिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, ऐसी वो तमाम बीमारियां जो कम्युनिटी में मौजूद हैं और जिसका हमें लगता है कि अवेयरनेस देना ज़रूरी है, तो उसके हम कैंप्स वगैरह भी करवाते रहते हैं। और इसके साथ हम जो कैंप्स करते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसी बॉडीज़ जैसे जो दूसरी NGOs हैं या दूसरी ट्रस्ट बॉडीज़ हैं उनको अपने साथ ज्वाइन करें और मैक्सिमम लोगों को ना सिर्फ अवेयरनेस दें बल्कि उसके साथ साथ हम उन्हें
कुछ ना कुछ इलाज में भी मदद कर सकें. जैसे हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग कैंप है तो उसमें पहला हमारा मकसद ये हुआ कि जितना भी स्क्रीन करें कि कितने लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत है, कितने लोग हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है. फिर हमने वहाँ गवर्नमेंट बॉडीज के साथ यहाँ पे वो किया हुआ है कि वो फिर उन लोगों की वैक्सीनेशन में हेल्प करें और कम से कम हम उन्हें रजिस्टर्ड कर सकें कि किस तरह हम उनको कर सकते हैं. तो देखिए ये वो बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को लग सकती हैं, कम्युनिकेबल हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए. अच्छा, कैंप्स ज्यादातर कहाँ पे होती हैं, कौन सी लोकेशन होती है? कैंप्स हमारे यहाँ पे मौजूद अंदर हॉस्पिटल में भी हम करते हैं. अच्छा, उसके साथ साथ हम बाहर भी जाते हैं. हमारे आसपास कोरंगी में जो इलाके हैं, बिलाल है, एक मेहरान टाउन है, और हमारे पास जैसा कोरंगी के नंबर्स हैं, 2.5 नंबर है, 3 नंबर है, तो जो भी हमारे आसपास की लोकेलिटीज़ हैं वहाँ करने जा रहे हैं. जैसे रिसेंटली गवर्नमेंट स्कूल में हम जा रहे हैं हेल्थ चेकअप करने के लिए. तो एग्जैक्टली, तो बस हम ये चाह रहे हैं कि हम कम्युनिटी में जितना भी अवेयरनेस के साथ साथ हम एक प्रोवाइड कर सकें, अपनी सर्विसेज वो कर सकें. तो स्कूल में जाने का मकसद हमारा यही है कि बच्चों की जनरल हेल्थ देखें, उनके वैक्सीनेशन स्टेटस देखें, वालिदैन को बताएं जिन बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हो सकी उनको करवाई जाए, या जो बच्चे नॉट वेल नरिश्ड हैं उनको हम बता सकें कि न्यूट्रिशन की क्या वो है, अहमियत है. एग्जैक्टली. तो कैंप्स दोनों जगह हो रहे हैं हमारे पास, हॉस्पिटल कैंपस में भी और बाहर कम्युनिटी में भी. अच्छा, मुझे बताएं आपने इस हॉस्पिटल को कब से ज्वाइन किया हुआ? मैं तकरीबन 1 साल मुझे हो चुका है यहाँ पे. 1 साल हो चुका है. अच्छा, उससे पहले जो है और अब की बात करें तो आपके आने के बाद कितनी चेंजेस आई हैं यहाँ पे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मकसद पूरी टीम का यही है कि हम जितना ज़्यादा भी हम बेहतरी ला सकें वो लेकर आ रहे हैं. जिस तरह हमने यहाँ पे ICU बहुत डेवलप किया है, क्योंकि मैं खुद एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ. मैं खुद आखन ट्रेंड हूँ, और आप जानते होंगे पल्मोनरी जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो ICU के साथ साथ हम देख रहे होते हैं. तो हमने यहाँ ICU माशाल्लाह से काफ़ी कोशिश की है डेवलप करने की, कि जितनी भी फैसिलिटीज़ किसी भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में मौजूद है, किसी भी बड़े अस्पताल में मौजूद है, हमारा मरीज़ जब यहाँ पे आए तो उसको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. तो हम वहाँ पे ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी हमने डॉक्टर्स की कि वो कर सकें. दूसरा, हम इमरजेंसी में, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है वो ऐसे है कि आसपास इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वर्क रिलेटेड ट्रॉमा बहुत होता है. लोगों की काम करने के दौरान मुख्तलिफ तरह की इंजरीज हो सकती हैं. तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने ER को इतना इक्विप्ड करें कि जितने भी लोग ट्रॉमा के बाद हमारे पास आ रहे हैं, किसी भी नौयत का ट्रॉमा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को रिजॉल्व कर सकें. और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कि जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उनकी हम स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएं, और देखें कि जो भी किसी पेशेंट को, चाहे वो एक छोटी सी फैसिलिटी हम दे रहे हैं, चाहे वो एक्सरे टेस्ट कर रहे हैं या वो ICU केयर ले रहा है, तो हर जगह जो क्वालिटी ऑफ केयर है वो बेहतर हो, उसकी बेहतर होनी चाहिए के साथ. अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आपने बताया कि आपको यहाँ पे साल हो गया है, इससे पहले आप आगा खान में ट्रेनिंग करती थी या ट्रेनिंग देती थी? नहीं, ट्रेनिंग बेसिकली मेरी फेलोशिप जो है वो कंप्लीट जब हो गई थी, उसके बाद मैंने ज़ियाउद्दीन ज्वाइन किया था. ठीक है. और उसके बाद मैंने लियाकत नेशनल में मुझे मौका मिला काम करने का. तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एक मौका मिला काम करने का मुझे. अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आप जो हैं वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, तो क्या मकसद है इसका? मतलब आम ज़बान में जो हमें आम लोग देख रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, उनको बताएं कि ये क्या है. चेस्ट स्पेशलिस्ट. ठीक है. जो जितने भी लंग्स के होते हैं सारे मसाइल, हम उसमें स्पेशलिस्ट हैं. जिस तरह दमा है, सिगरेट पीने के बाद जो छाती के मसले हो जाते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया जिसे कहा जाता है. कोविड जब हुआ था तो वो पल्मोनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस चीज़ को देखा. और फिर ट्यूबरक्लोसिस. तो जितने भी छाती के इन्फेक्शंस हैं वो सारे जो है हमारी फील्ड में आते हैं. और इसके अलावा जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एक इसकी भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी में. देखिए जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो माहौल है, कभी धुआं है या कुछ और तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसानी फेफड़े जो है मुतासर हो सकते हैं. तो उसके लिए मास्क लगाना कितना ज़रूरी है, या उससे जो बीमारियाँ होती हैं वो क्या हैं. तो ये सब जो है वो पल्मोनरी के डोमेन में आता है. ओके. अच्छा, जैसे कि हम आपकी फील्ड पे अब आते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट कह सकते हैं आपको, कह सकते हैं ना? कहते हैं बल्कि. ठीक है. तो मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया अस्थमा का, धमा का, तो जो उनके पेशेंट्स होते हैं, मैंने ज़्यादातर ये चीज़ सुनी हुई है कि अगर जिसको अस्थमा है तो वो मोरूसी है तो वो ख़त्म नहीं होती है कभी, मतलब ख़ानदानी है तो ख़त्म नहीं होती है. तो थोड़ा सा इसका जो ये मिथ है या रियलिटी है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें. ज़रूर, मैं आपकी प्रोग्राम में चाहूँगी कि वाकई की अवेयरनेस ज़रूर हो. देखिए जो एज़मा है, दमा है, आप इसे मोरसी कहते हैं, ठीक है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन होती है. इसका मतलब है ख़ानदान में अगर माँ को है तो चांसेस के बच्चों को या फिर ग्रैंड किड्स को ये पॉसिबिलिटी है.
लेकिन देखिए जब हम ये कहते हैं ना कुछ चीज़ ख़त्म नहीं होती तो बहुत मायूसी वाला स्टेटमेंट है कि यार मैं कुछ भी कर लूँगा ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इससे शुगर का मर्ज़ है। देखिए कुछ मर्ज ऐसे हैं जिसका हमें कहते हैं क्योर नहीं है, ये नहीं खत्म नहीं हो सकते, लेकिन ख्याल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और एक इंसान बहुत ही एक बिल्कुल जो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन उसका कंट्रोल होना ज़रूरी है, उसकी एजुकेशन ज़रूरी है। दमे को लेके बहुत सारे मिथ हैं। जैसे मेरे पास आते हैं पेशेंट कहते हैं इन्हेलर मत दीजिए, आदत हो जाती है। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल, और आप देखें इन्हेलर एक ऐसी दवा है जो एक ऐसे बॉक्स में है, उसकी डिलीवरी जब होती है तो डायरेक्ट फेफड़े में जाती है। मतलब ये कि उस दवा का असर बाकी बॉडी पे नहीं है और सिर्फ फेफड़े पे। और यकीन करें सबसे बेहतर दवा दमा की जो है वो इन्हेलर्स हैं। जो लोग इन्हेलर्स पे नहीं होते हैं उन्हें हमें बड़ी बड़ी दवाइयाँ देना पड़ती हैं, उनकी बॉडी पे नुकसान ज़्यादा होते हैं। इन्हेलर के फ़वाइद ज़्यादा हैं क्योंकि देखिए दवा एक ऐसी बीमारी है जो लॉन्ग टर्म चलती है, तो इसलिए दवा का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा अरसे के लिए करना पड़ता है। तो इसके से मुख्तलिफ मिथ आ गई हैं। तो हम हमेशा अपने पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें तो बहुत ज़रूरी है कि आप दमे का ठीक से इलाज करें, और कुछ परहेज़ करने से, कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने से और टाइम पे दवा लेने से पता भी नहीं चलेगा आपको कि कोई बीमारी भी आपको है या नहीं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आवाम में ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए और आवाम को ख़ुद भी ख्याल रखना चाहिए। हम बहुत ख़ुद भी केयरलेस हैं। जैसे अभी बात करें कि मैडम हवाएं चेंज हुई हैं तो लोगों को नज़ला, बुखार, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये एलर्जी जो है उसका और अस्थमा का कोई आपस में बिल्कुल है। जो एज़मा होता है, जो मूसी एज़मा हमने कहा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो एज़मेटिक पेशेंट एलर्जिक ही होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप परफ्यूम से आपको एलर्जी है तो जैसे ही परफ्यूम वाले माहौल में आप जाएंगे तो आपका जो फेफड़ा है वो एक सर्टेन तरह से रिएक्ट करेगा और उस रिएक्शन को ही दमा कहते हैं। सही। हाँ। तो जो पहली परहेज हम लोगों को कहते हैं परफ्यूम इस्तेमाल करना छोड़ दें, तो वो कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब दवा दे दें, परफ्यूम नहीं छोड़ सकते। तो हमें बताना पड़ता है कि देखिए ये तो वही बात है कि शुगर का पेशेंट हमसे कहे दवाएं देते रहें लेकिन मैं शुगर नहीं छोड़ूंगा। तो आप बताइए कैसे इलाज मुमकिन होगा। तो इलाज तभी सक्सेसफुल होगा तब हम परहेज भी करें और अपनी दवाएं भी वक्त पे लें। तो इसी तरह वो पेशेंट्स इस स्कीम को फॉलो करते हैं वो फिर बिल्कुल ही नॉर्मल माशाल्लाह से ज़िंदगी गुजारते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें दमा उस तरह तंग नहीं कर रहा होता। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा मैडम हमें ये भी बताएं कि आपकी एमरजेंसी की सर्विस भी यहाँ पे मौजूद है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। एमरजेंसी यहाँ पे हमारे पास 24/7 है और यहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी पेशेंट दिन के किसी भी वक्त आएँ उनको हम बेहतरीन सहूलतें दे सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक इंडस्ट्रियल एरिया हमारे आसपास है, तो एक बहुत बड़ा हमारा जो पेशेंट आता है वो ट्रॉमा के बाद आता है, किसी न किसी तरह की चोट लग गई, बर्न्स हो गए, तो उनको भी फैसिलिटेट करने की हमारे पास पूरी सहूलतें मौजूद हैं। और उसके साथ साथ ऐसे मरीज जो किसी बीमारी के बाद आते हैं, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर किसी भी एज ग्रुप में पेशेंट हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि बेहतरीन सहूलतें दें अराउंड द क्लॉक। तो हमारी लेबॉर्ट्री, रेडियोलॉजी साथ उसके साथ एमरजेंसी के साथ है मौजूद, ताकि जिस भी तरह की सहूलतें जिस मौजूद हैं तो हमारे पास होंगी। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे टेस्ट जो हैं, जो टेस्ट करवाए जाते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या उनकी भी कोई कॉस्ट? देखिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि सहूलतें सब मौजूद हैं, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि जितना कम हम उस पर कर सकें वो हम उस पर कर देते हैं, ठीक है ना। जो इवन प्राइवेट पेशेंट भी हमारे पास आते हैं और जो हमारे जितने भी उसके चार्जेस हैं लेबॉर्ट्री के, रेडियोलॉजी टेस्ट के, वो कंपेरेबल है ऐसी NGOs ऑर्गेनाइजेशन के जो इस वक्त मशहूर है कि सस्ते तरीन टेस्ट करती हैं, आप जानती हैं, ठीक है ना। तो हमने वहीं से कंपेयर किया है कि उतना ही हो, तो वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में हम वो सारे टेस्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताएं OPD जो है वो यहाँ पे कितने दिनों की होती है या पूरे हफ्ते की होती है, इसके बारे में? OPD हमारा जो है वो 6 डेज अ वीक होती है। 6 डेज अ वीक, सुबह से लेकर शाम तक हमारी OPD है उसमें। ठीक है। उसमें हम फैमिली क्लिनिक भी करते हैं। जैसे हमने कहा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कम्युनिटी वर्क, तो जो दोपहर की OPD हमारी है फैमिली मेडिसिन की, वो इवन फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हमारे सीनियर कंसल्टेंट मौजूद होते हैं, लेकिन हम करते हैं। लेकिन उसके बाद जो सुबह की मॉर्निंग OPDs है वो सब स्पेशलिस्ट हैं हमारे पास गुर्दे के स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन्स मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, इवन न्यूरो सर्जन्स, तो सारी बड़ी स्पेशलिटी मौजूद है। लेकिन सिर्फ 250 की OPD हमारी होती है। ओके। तो वो सारे जो स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप कहीं भी इस वक्त शहर में देखें तो हमारी कोशिश बस यही है कि पेशेंट्स के पास फैसिलिटी हो कि वो यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकें। तो OPD हमारी 6 डेज चलती है मुसलसल। अच्छा पेशेंट्स का कितना रेशो होता है?
पेशेंट हमारे पास ओपीडी में काफ़ी अच्छा नंबर है हमारे पास जो हमारे पास आता है. आई बिलीव कि कुछ 500 प्लस पेशेंट हम डेली केटर कर रहे हैं जी ओपीडी के अंदर. अच्छा, क्यों होता है कि अगर कोई बंदा आए और उसे क्यू में बैठना पड़े कि यहाँ 2-3 दिन की अपॉइंटमेंट दी जाए कि आप 2-3 दिन के बाद आइएगा? नहीं, देखिए तभी हम डेली ओपीडी कर रहे हैं और हमारे पास एक वक्त में अक्सर एक फैसिलिटी के 2-3 लोग मौजूद हैं. जैसे इंटरनल मेडिसिन के 2 सीनियर कंसल्टेंट अक्सर मौजूद होते हैं. तो कोशिश हमारी यही होती है कि जो हमारे पास आए वो उसी दिन ट्रीट होकर चला जाए. देखिए फिर मैं वही बात कहूँगी, मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं अक्सर दिहाड़ी के पेशेंट दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं. तो टाइम इज ऑल्सो मनी. वी रियली वांट टू डिक्रीज कि हमारे लोगों को ज़्यादा वेट ना करना पड़े. तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अपॉइंटमेंट है, उस पर हम करते हैं. वैसे टेलीफोन लाइंस भी हमारी अवेलेबल है, अगर किसी को पहले से अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन लेनी है तो बिल्कुल ले सकते हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो ओपीडी के जो पेशेंट आ रहे हैं उन्हें मिनिमल वेटिंग के साथ दिखा दिया जाए. सही, ज़बरदस्त. अच्छा मैडम, मुझे आप बताइएगा, आपकी पे बात करूँ तो मेडिकल में आने का शौक़ कैसे हुआ आपको? मेडिकल का शौक मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को था. आई बिलीव ये हमेशा होता है. लेकिन ये मैं कहूँगी कि वो शौक उन्होंने मैंने खुद भी अडॉप्ट किया और मुझे लगता है कि मेडिकल से जो मोहब्बत है मेरी वो विद एवरी डे इट्स ग्रोइंग with this profession, with this field. I really like to be a doctor and to be part of the health setup of Pakistan. और मैं ये समझती हूँ कि जब तक आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं होगी तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे. तभी कहते हैं कि जो आपका पैशन है उससे ही प्रोफेशन बनाया जाए, क्योंकि अगर हम दूसरी फील्ड्स में बैठे एक फील्ड में काम दूसरी फील्ड का कर रहे हैं तो वो उस चाह से नहीं कर पाएंगे, आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली, कर ही नहीं पाएंगे, दिल ही नहीं लगेगा. वही बात आ गई दिल पे दिमाग पे, वही फिजिकल और मेंटल वाली बात आ गई. बताऊं कि डॉक्टर्स ट्रेनिंग है थ्रू आउट, कोई शॉर्टकट नहीं है हमारी फील्ड में. आपको पहले ग्रेजुएशन करना है, फिर हाउस जॉब करना है, फिर ट्रेनिंग करनी है. और जितनी डिफिकल्ट और टफ हमारी रूटीन रहती है डॉक्टर्स की, अगर किसी को पसंद नहीं है ना ये फील्ड तो मुझे लगता है वो आखिर तक जा ही नहीं पाते हैं. एग्जैक्टली, सही कह रही हैं. क्योंकि पूरी रात खड़े रह के काम करना आसान नहीं होता है. सर मैडम, सिर्फ ये नहीं है कि काम करना होता है, पढ़ना भी बहुत मुश्किल है मेडिकल. अब मेरी दोस्त है वो डॉक्टर बन चुकी है अब तो ऐसी बात भी तो कह रही है मैं डिप्रेशन में. मैंने क्यों डिप्रेशन में हो, तो कह रही इतना काम होता है यार, इतना काम होता है. अब वो खुद पढ़ रही है अभी. तो वही चीज़ मेडिकल करना, डॉक्टर आना, वो तो एक अलग ही वो है मेथड, अलग ही चीज़ है, अलग ही कारवां. लेकिन असल एजुकेशन हासिल करना, उसके बाद जो हाउस जॉब है, हाउस जॉब को सही से करना, फेलोशिप्स करना. देखिए आपको जैसे अभी कोविड की मिसाल दूंगी बिकॉज वो हमने अभी रिसेंटली देखा है. सही, आप देखिए लॉकडाउन में हर कोई अपने घर पे था, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, चीज़ें थी. सिर्फ डॉक्टर्स ऐसे थे जो ना सिर्फ काम पे जा रहे थे, और जो ड्रेस आपने देखा होगा, और वो तो बेचारे रमजान पे भी जी रिस्क पे भी वो थे. फिर रमजान के दिनों में बड़े बड़े मास्क लगा के पूरा ड्रेसअप होकर आना, फिर पेशेंट्स का ख्याल रखना इतना आसान नहीं था. उस वक्त दुनिया एक अजीब से टर्मोइल से गुजर रही थी. आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो ये देखना कि क्या नई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, रोज़ की बुनियाद पे एक नई इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि आपने मरीज को कैसे ट्रीट करना है. तो ये डेडिकेशन थी हमारे डॉक्टर्स की अराउंड द वर्ल्ड, जिन्होंने कोविड में ये प्रूव किया कि दिस प्रोफेशन डेफिनेटली इज़ देयर फॉर मैनकाइंड. तो जिस तरह डॉक्टर्स ने मदद की है, जिस तरह डॉक्टर्स ने लगन से काम किया, और आप देखें जितना भी आप फिगर्स उठाकर देखें, हर मुल्क में जो डॉक्टर्स जिनका इंतकाल भी हुआ वो सबसे ज़्यादा था, इसलिए कि वो फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हुए थे. तो बेशक एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सी मेहनत और एक कंटिन्यूस मेहनत चाहिए है थ्रू आउट आपको इस पे करियर पे. इसमें कोई भी शक नहीं है. जैसे कोरोना की बात की आपने, तो कोरोना में हम सब घर में बैठे हुए थे और हमारा आखिरी सहारा यही था कि डॉक्टर ही बचा सकता है, डॉक्टर ही काम कर सकता है. और डॉक्टर्स ने काम किया भी सही. और कोरोना ऐसी बीमारी थी कि हमें ये महसूस होता था अब ख़त्म ही नहीं होगी, ख़त्म ही नहीं होगी, हम ख़त्म हो जाएंगे, कोरोना ख़त्म नहीं होगी. लेकिन क्रेडिट जो है वो सारा डॉक्टर्स को ही जाता है जिन्होंने इतनी मेहनत की और कोरोना को ख़त्म किया और पूरा जो माहौल है वो नॉर्मलाइज किया है. बहरहाल आपसे और गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी टाइम हो गया शॉर्ट ब्रेक का. सो नाज़रीन के दाना मंजूर इस नारा जो संकेत. वेलकम बैक नाज़रीन. प्रोग्राम हली रहियो आहे ऐं तेज कहन उहे ॾाढी सुठी गुफ्तगू थी रही है. असां हॉस्पिटल ते ॻाल्हायो आहे ऐं काफ़ी अहिड़ा मसइला आहिनि जंहिंजी मूं तव्हांखे पहिरीं बि ॿुधायो त असां वटि मैथ आहे, उन ते बि असां ॻाल्हायो आहे. ऐं मैडम सां इहो बि ॻाल्हाईंदासीं त हिते छा डिप्रेशन यूनिट आहे
کوئی ہے کوئی ڈپریشن یونٹ یا کوئی مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی یونٹ؟ وی ہیو سائیکیٹرسٹ، ہمارے پاس کنسلٹنٹ موجود ہیں، سائیکالوجسٹ موجود ہیں. تو ڈپارٹمنٹ کو ہم ڈپریشن ڈیفینیٹ ڈپارٹمنٹ نہیں، سائیکیٹرسٹ اس پہ ہم کہتے ہیں. لیکن کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر طرح کی نفسیاتی بیماری کو اس پہ دیکھیں. دیکھیں آئی بلیو کہ ایز اے ڈاکٹر کہوں گی کہ ہم میں سے ہر جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے بیماری کو لے کر، وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو لے کے پریشان ہے. تو ہم سب ڈاکٹرس کا یہ تھوڑا سا وہ ہے کہ فرض بنتا ہے کہ ہم جہاں ان کی دوسری بیماری کا علاج کر رہے ہیں اس کو بھی ایڈریس کریں. تو مینٹل ہیلتھ یا مینٹل ویل بینگ جو ہے یہ اوور آل جو لوگ ہمارے پاس ہاسپٹل میں آتے ہیں انہیں بہت ضرورت ہے. تو کوشش ہے ہماری کہ اپنے، بلکہ اب میں اپنے ایجوکیشن اور ٹریننگ کی بات کی ہے تو مجھے اپنی ٹریننگ کے دوران بھی یاد ہے کہ ہمارے جو ٹیچرس ہیں ان سے بتاتے تھے، ہم کوشش اب کرتے ہیں کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ ایز اے ڈاکٹر امپیتھی اپنے لانا بہت ضروری ہے تاکہ مینٹل ویل بینگ ہمارے پیشنٹس کی اوور آل ٹھیک رہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر کو کائنڈ ہونا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر کا، ہم ہیومن بینگس کا ہی کائنڈ ہونا بہت ضروری ہے، جسٹ ناٹ ڈاکٹر. وہ تو ہے ہر کسی کا، ہاں ہر کسی کا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہر کسی کی اپنی نیچر ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی تربیت ہوتی ہے، یا بندے کو انوائرمنٹ سے بھی کافی چیزیں ملتی ہیں. کچھ لوگ ایگریسو ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر کو کبھی ایگریسو نہیں ہونا چاہیے. He or she should be polite. کیونکہ اگر وہ ایگریسو ہو گیا تو پیشنٹ وہیں پہ گیا. دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تھوڑا سا کچھ سالوں میں ایک ماحول بنتا جا رہا ہے جو ڈاکٹرس کا آپ سن ہی رہے ہیں جگہ جگہ، جو لوگ جو ہیں ایک بالکل موب کی سی صورت میں کبھی ہم سن رہے ہیں مسلسل نیوز، اس میں واقعی ہماری ڈاکٹر سے ریزرویشن ہے. دیکھیں ڈاکٹر بہت کوشش کرتا ہے، اور ہر ڈاکٹر اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا، کہ مریضوں کی مدد ہی کریں کسی بھی طرح پاسبل ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہر طرح، کیونکہ ڈاکٹرز بھی ہیومن بینگ ہیں، لمبی ڈیوٹی آورس کے بعد ان کو بھی غصہ آتا ہے، ان کو بھی تھکن ہو سکتی ہے، ان کا بھی لہجہ شاید کچھ نرم گرم ہو سکتا ہے. لیکن ضروری اس بات کو ہے کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کی نیت ہمیشہ صاف ہے اور وہ مدد ہی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مدد کریں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کائنڈنیس بہت ضروری ہے ہر پروفیشن میں، اور کیونکہ ہمارا تو پروفیشن ہی ایسا ہے تو ہمیں اور ضروری ہے کائنڈنیس کا ہونا. بالکل. اچھا میں جب پروگرام اسٹارٹ کر رہی تھی تو پروگرام اسٹارٹ کرنے میں انٹرو میں نے یہی بات کی تھی ایکسیپٹیبلٹی پہ، کہ ہمیں چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، صرف ایکسیپٹ نہیں، اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کر رہے ہیں، ویسے ہی پیشنٹس کو بھی کمپرومائز کرنا چاہیے کافی چیزوں میں. کیونکہ میں مختلف ہاسپٹلس میں گئی ہوں، ڈاکٹرز کی یا ایم ایس جن سے بھی بات ہوتی ہے تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ خود تو مریض آتے ہیں اور آنے بھی چاہیے، مریض ہاسپٹل میں ہی آئیں گے، لیکن ان کے ساتھ پوری فیملی آ جاتی ہے، پوری فیملی آ جاتی ہے، وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، پھر اتنی باتیں ہو جاتی ہیں تو ویسے ہی تل کلامی ہو جاتی ہے. تو میرے خیال سے پیشنٹ جو ہیں ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر سے اسٹارٹنگ میں ہی تل کلامی کر لیں گے تو آگے کام جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. اور دیکھیں ایک تو گوگل نے جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ، ہر کوئی اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھ رہا ہے، بہت تھوڑی سی انفارمیشن لے کر جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ جو سامنے ڈاکٹر بیٹھا ہے شاید اس نے اپنی آدھی زندگی اس مسئلے کو دی ہے، اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے کرنے کا. صرف گوگل کی شروع کی 5 جملے پڑھ کے آپ نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے اس بیماری کو. تو لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل ہم ڈیلی بیسس پہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر آپ زیادہ فیس کر رہے ہوتے ہو، اور جہاں پہ شیشے بھی ٹوٹ رہے ہیں، ڈاکٹرس کی پٹائی بھی ہو رہی ہے. ایکنالج کرنا تو ڈاکٹرس کی ایفرٹ کو بہت دور کی بات ہے، اس بات پہ بزد رہنا کہ نہیں جو غلطی آپ ہی سے ہوئی ہے بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اچھے الفاظ سے، کائنڈنیس سے ہم لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ہم نہیں بھی کامیاب ہو پاتے. اس دفعہ یہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو یہ لڑنا جھگڑنا یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہاسپٹل میں تو اور زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ نے ہمارے بندے کو یا بندی کو مار دیا ہے. وہ بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ہوتے ہیں، اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد بندہ واپس نہیں آتا نا. اگر یہ چیز ہو کہ موت ہو جائے 2-3 دن کے یا مہینے کے بعد، سال کے بعد بندہ آ جائے تو پھر بھی بندہ اتنا غصہ نہ کرے. موت ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت ہی کم صبر آتا ہے. لیکن دیکھیں اختیار کسی کا بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اس پہ اختیار کسی کا بھی نہیں ہے. کوشش کی جا سکتی ہے کسی کو بھی سیو کرنے کی، لیکن کچھ سرکمسٹینسز ایسے ہو جاتے ہیں کہ
जो बियॉन्ड उस पे होते हैं। एग्जैक्टली सही कह रही हैं। और वैसे भी जिसकी जितनी लिखी हुई होती है वो उतना ही होता है, कितनी भी बंदा कोशिश कर ले, कितनी भी स्ट्रगल कर ले, वो सही नहीं होता है। मैं एक ही वाक़या आपको बताती हूँ कि आगा खान में एक फ्रेंड थी, वो एडमिट थी, मतलब हमें ये था कि वो नहीं बचेगी, इस कंडीशन में आई थी, डॉक्टर्स वगैरह सब ने कहा था, लेकिन नाउ शी इज़ गुड वेल। और उसके साथ जो ड्राइवर था वो बिल्कुल ठीक था, वो मर गया, कुछ भी नहीं हुआ था उसे, ये बिल्कुल ख़त्म थी, ये बच गई, वो मर गया। ये चीज़ जो है ना वो ज़िंदगी पे, वो डॉक्टर्स पे या इन चीज़ों पे नहीं है, लेकिन हाँ डॉक्टर्स को केयरफुल रहना चाहिए। जैसे कि आजकल हम ये कैसे सुनते हैं कि डिलीवरी के दौरान पेट में वो जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं पता नहीं वो रह गई। देखिए, जैसे मैंने आप इंटरव्यू के शुरू में कहा था कि हमारा जो पहला मकसद है वो ये है क्वालिटी ऑफ केयर। हाँ एग्जैक्टली। देखिए, गाइडलाइंस बनी हुई है इंटरनेशनल और नेशनल के किसको किस तरह काम करना है, जो बहुत लंबे तजुर्बे के बाद आए हैं। हर अस्पताल ही कोशिश करता है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी, चाहे वो एक सिंपल आप ब्लड टेस्ट करवाने कोई पेशेंट हमारे पास आया है या आईसीयू केयर के लिए आया है, हम कोशिश ये करें कि उसको जो बेहतरीन नॉलेज अल्लाह ने हमें दी है उसके मुताबिक इलाज कर सकें। जब डॉक्टर ये कोशिश करेगा तो उसके बाद जो भी रिजल्ट है, देखिए उस पर ना डॉक्टर का इख्तियार है ना ही पेशेंट का इख्तियार है। तो डॉक्टर का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कोशिश करें कि बेहतरीन इलाज दे सकें। लेकिन फिर इस चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए मुझे लगता है कम्युनिटी में भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि देखिए सामने वाला कोशिश कर रहा है और सिर्फ वही कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। यही बात है कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली जो लेक ऑफ एजुकेशन है हमारे यहाँ और अनप्रिविलेज्ड एरियाज जो हैं वहाँ पे तो ज़्यादा लेक ऑफ एजुकेशन है, तो उनके लोगों को समझाना ये चीज़ बहुत मुश्किल भी होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, और जो बंदा ये समझ लेना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, कभी भी तो समझो ब्लंडर शुरू ही वहां से हो गया कि भाई आप जब समझ रहे हैं खुद सही है तो आपको कोई कुछ समझा ही नहीं सकेगा। इंसान का अपना जो है ना वो एक चीज होती है, ये दिमाग वो सेंटर होता है, वो आपको पूरा चलाता है, उसको समझाना वो बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल आपसे ये भी पूछेंगे कि रेडियोलॉजी का भी आपके पास जो है वो डिपार्टमेंट है या क्या कहें, लेबॉर्ट्री कहें, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, अस्पताल का हर डिपार्टमेंट ही अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास 24 घंटे सर्विसेज अवेलेबल है, इमरजेंसी की भी और आईसीयूज़ की और वार्ड की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सपोर्टिव टेस्ट है वो सारे मौजूद हों। तो रेडियोलॉजी का मतलब ये होता है कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एकोकार्डियोग्राम, आपका जो जितने भी तरह की इमेजेस हैं वो हों, तो हमारे पास वो भी 24 घंटे अवेलेबल है। हमारी कोशिश ये होती है ताकि कुछ डिले ना हो, पेशेंट्स जो हैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो हम उनका इलाज कर सकें। साथ लेबॉर्ट्री भी वही है कि ब्लड टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी तरह की तशखीस बनाने के लिए, डायग्नोसिस बनाने के लिए, तो उसका मयारी होना, एग्जैक्टली मयारी होना और टाइमली आना उसका बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कोशिश हमारी ये कि मयारी टेस्ट हों लेकिन उनके रेट्स इतने हों कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। आज हमारे मुल्क में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और बहुत सारी चीज़ें हेल्थ एक लग्जरी बन गई है। अब हमारे जो लोग हैं वो नहीं करवा सकते उस तरह, तो तभी हमारा मोटो ये है कि इकोनॉमिकल रेट्स में हम बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रोग्राम करने का मकसद था हमारा धरती टीवी पे, उसका मकसद ही यही था, क्योंकि आजकल एक तो बहुत ज़्यादा लोगों में अजीब सी टेंशन्स, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं, और एक कहें कि वर्क प्लेस पे चीज़ें, ये सारी चीज़ें, तो हेल्थ इश्यूज़, या ये जो प्रोग्राम स्टार्ट करने का मकसद ही यही था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि धरती टीवी ने ये कदम जो लिया है इस प्रोग्राम स्टार्ट करने का, मैंने कहीं भी जो हमारी जितने भी चैनल्स है, उर्दू हो या सिंधी हो, कोई भी चैनल, मैंने किसी पे इस किस्म का या इस नौयत का जो है ना वो प्रोग्राम नहीं देखा है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एमएस से बात नहीं करते, हम विजिट भी करते हैं, ताकि हमारे लोग जो हैं वो जो देख रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि उनको कुछ पता चले, तो वहाँ वो देखते हैं, हम खुद देखते हैं। अब मैं खुद बताऊंगी, मैं कराची की हूँ लेकिन मुझे इस हॉस्पिटल का नहीं पता था, लेकिन मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तो मुझे पता चला। मुझे जब पता चला तो मैं लाजमी सी बात है 2-3 लोगों को और बताऊंगी, टीवी पे आएगा, सोशल मीडिया पे आएगा, तो सब लोग देखेंगे। तो हमारा पर्पस भी यही है बस। नहीं, देखिए, मैं कहूँगी कि आप बहुत अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ज़रूरत है मदद एग्जैक्टली उन्हें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से मदद ले सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उन्हें ये नहीं पता क्या क्या इदारे मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग, मैं देख रही थी कि आप लोगों ने बहुत सारे इदारों के साथ काम किया है, तो एटलीस्ट ये अवेयरनेस के अच्छा ये जगह है जहाँ अगर हमें मसला है तो हम जा सकते हैं या अपने
प्यारों को भेज सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. तो आई बिलीव कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम. क्योंकि हमारा प्रोग्राम का स्लोगन मैडम यही है कि जी है तो जहाँ है. मतलब अगर हम ठीक होंगे तो दुनिया को देख सकेंगे. सबसे पहले ज़रूरी होता है कि खुद को ठीक करना. कहा जाता है ना कि हम अगर किसी भी चीज़ को इब्तिदा करते हैं या किसी के लिए करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले लाजिम है कि आप अपने लिए करें. बिल्कुल. दूसरों से मोहब्बत करने से पहले खुद से मोहब्बत करें, क्योंकि जब तक हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे तो मतलब आप दूसरों से नहीं कर सकते. ये एक ट्रुथ है. आप खुद बताएं कि हम नहीं कर सकते किसी के लिए कोई काम. तो सबसे पहले एग्जैक्टली सबसे पहले जो है ना खुद के लिए करना लाजमी होता है. तो हमारी प्रोग्राम की पूरी कोशिश भी यही थी. और मैडम प्रोग्राम का वैसे भी टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन हम विजिट पे भी जाएंगे. उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, एज अ वुमेन आप मैरिड भी हैं, तो घर का काम, यहाँ का काम कैसे मैनेज करती हैं सारा? अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है मैनेज. बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेमेन टू कम इनटू वर्क फोर्स टू. ठीक है ना. देखें, और दूसरी बात ये है कि अगर हम घर से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. पहली बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड मेरे पेरेंट्स दे आर वेरी सपोर्टिव, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. क्योंकि जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स की, अगर हमें सपोर्ट अवेलेबल ना हो तो बहुत मुश्किल है. लेकिन मैं वाकई आपके प्लेटफॉर्म को लेकर ये ज़रूर मैसेज दूंगी कि जिन लड़कियों ने वाकई MBBS किया इतनी मेहनत से, तो अब ये घर वाले अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है. इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे मेडिकल कॉलेज में मेजॉरिटी जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है. एग्जैक्टली. और देखिए, मुझे लगता है जो हॉस्पिटल और जो डॉक्टर्स का जो ये वो है, मैं ये नहीं कह रही कि मर्द हजरात नहीं होते, लेकिन खवातीन ज़्यादा हैं, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेजेस में भी देखते हैं तो ज़्यादा होती हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी जगह पे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि घर से क्या सपोर्ट अवेलेबल है, फैमिली से क्या सपोर्ट अवेलेबल है. तो अल्लाह का बहुत एहसान है, एक सपोर्टिव फैमिली है जिसकी वजह से माशाल्लाह से आज यहाँ पे हैं. और फिर दूसरी बात यह है कि अगर एक सक्सेसफुल मदर होती है तो मुझे लगता है बच्चे जो हैं वो बहुत पॉजिटिवली दे इंकरेज देयर. एग्जैक्टली. उनके घर पे उनके पास रोल मॉडल होता है कि येस वी कैन डू बोथ टुगेदर. सो इट्स अ टाइम मैनेजमेंट आई बिलीव फॉर द फीमेल्स. बच्चे भी इंस्पायर होते हैं. असल में मैडम ये होता है कि मेल तो जो होते हैं वो तो हर घर में काम करते हैं, लेकिन जहाँ पे फीमेल काम करती है और वो माँ हो तो बच्चे बहुत इंस्पायर होते हैं जी कि यार मेरी अम्मी जा रही है, काम कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा, और अच्छे एक ओहदे पे हो तो और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं. बिल्कुल. और इससे उनको देखिए, फिर अगेन वही वाली बात है, टाइम मैनेज कर लें तो आपका दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं, बट नॉट विदाउट सपोर्ट. A lot of support is needed. Support not only for females, I believe. अगर मेल्स को भी सपोर्ट हासिल ना हो घर से तो वो भी नहीं कर सकेंगे उस तरह का, लेकिन फीमेल्स को ऑफ कोर्स ज़्यादा आपको चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत है. वैसे हम ऐसा ही करते हैं कि ज़्यादातर फीमेल को बहुत मजलूम और मेल को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है. मर्दों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्पेशली पहले तो फैमिली से, उसके बाद बीवियों से भी. बिल्कुल. अगर मैंने बहुत से ऐसे फैमिलीज देखी हैं जो शादी के बाद बहुत से ओहदों पे चली जाती हैं, पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो ज़्यादातर जो वाइफ का सपोर्टिव है ना वो बहुत होना लाजमी है. ये जो शक होता है रिश्ते में, ये जो सारी चीज़ें रिश्ते को जो है ना वो ख़राब करती हैं. शक और इन सारी चीज़ों से हटकर बंदा जब देखे और सपोर्टिव बने तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं. और ये और बंदा वही जो आगे काम कर रहा है, आगे जा रहा है, वो आप ही के लिए कर रहा है, आप ही की फैमिली के लिए कर रहा है ना, और किसी के लिए तो नहीं कर रहा. तो मेरे ख्याल से रिश्ते में यकीन का होना बहुत लाजमी है और सपोर्ट का होना दोनों में. सिर्फ हाँ एग्जैक्टली, नॉट ओनली फीमेल्स, आपके जो स्पाउस दोनों को ही चाहिए सपोर्ट, एक दूसरे दोनों के लिए सपोर्टिव होना चाहिए. सपोर्टिव होने के बाद ही एक घर चल सकता है अगर हम घर चाहते हैं उसको. मेरा थैंक यू सो मच मैडम, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी बातें आपसे हुई, और अब आप ही के साथ हम विजिट पे भी जाएंगे. ठीक है.